हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमारी मुलाकात हो रही है वाईटी पर। आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा रहा होगा फेज 1 का। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे फेज 2 की प्रिपरेशन। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है फॉर योर फेज 2 एग्जामिनेशन। रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की 54th नंबर की मीटिंग हुई थी विच वॉज चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो यहाँ पर जो 54th नंबर की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, इसका क्या रिजल्ट है, क्या कंक्लूजन है, आज के सेशन में हमें इस पर डिस्कशन करना है। लेकिन पहले थोड़ा सा स्टैटिक भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द जीएसटी काउंसिल। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन होती हैं ये एडवाइजरी इन नेचर की होती हैं और किस तरीके से वोटिंग होती है, क्या परसेंटेज होता है जीएसटी काउंसिल में, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे सबसे पहले कुछ स्टैटिक पॉइंट्स अबाउट द जीएसटी काउंसिल। सो हुआ ये था कि 2000 में एक टास्क फोर्स का फॉर्मेशन हुआ था विच इज केलकर टास्क फोर्स। केलकर टास्क फोर्स ने कहा था कि हमारे देश में जो अलग अलग टैक्स है उनको हमें इंटीग्रेट करके एक सिंगल एंड सिंप्लीफाइड टैक्सेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। द मेन गोल वाज टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड फ्रेगमेंटेड टैक्स स्ट्रक्चर विद अ सिंप्लीफाइड एंड यूनिफाइड सिस्टम, जिसके लिए इस इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी इन 2000 बाय द केलकर टास्क फोर्स। अब यहाँ पे जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एक बिल प्रेजेंट करते हैं विच इज 122 अमेंडमेंट बिल इन 2004। हमारी कंट्री में कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है तो पहले वो लोकसभा में आता है या फिर राज्यसभा में आता है। देन यहाँ पर जो जीएसटी बिल था इसमें हमारे जो स्टेट है तो 50% हमें स्टेट के रेटिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट थी एंड आसाम वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने यहाँ पर जीएसटी बिल को रेटिफाई करने का काम किया था। एंड प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ये जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो 122 नंबर का अमेंडमेंट बिल है इसको ही हम 101 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल कन्वर्ट हो गया है एक्ट में। कब हुआ? ये 2016 में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसके बाद जीएसटी को इंफोर्स किया गया इन आवर कंट्री। अब ये जो अमेंडमेंट था तो अमेंडमेंट के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल इंसर्ट किया गया विच इज आर्टिकल 279A एंड अंडर द आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ। मीन्स क्या हो गया? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A में डिफाइन है। अब आर्टिकल 279A का सब क्लॉज 1 कहता है कि जब जीएसटी इफेक्ट में आएगा उसके आपके इफेक्ट के आने के 90 डेज के अंदर प्रेसिडेंट को अप्रूवल देना मस्ट है कि जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन किया जाए। तो प्रेसिडेंट ने असेंट दिया एंड प्रेसिडेंट के असेंट के बाद 12th ऑफ सितंबर 2016 में आप देखेंगे जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन होता है अंडर द आर्टिकल 279A सब क्लॉज 1। इस तरीके से जीएसटी काउंसिल एग्जिस्टेंस में आता है एंड जीएसटी काउंसिल की जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो 22nd एंड 23rd ऑफ सितंबर 2016 में होती है इन न्यू दिल्ली। एंड उस समय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं अरुण जेटली, क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल होती है तो जीएसटी काउंसिल को चेयर करते हैं जो भी उस समय आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। जैसे कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है तो इन्होंने चेयर किया है 54th नंबर की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को। क्लियर है? अब यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन होती है जीएसटी काउंसिल में वो कैसे पास होती है, कैसे अप्रूव होती है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। सो अगर हम बात करें अबाउट द कंपोजिशन जो कि आर्टिकल 279A सब क्लॉज 2 में आपको देखने को मिलेगी, तो जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अब अगर इसके मेंबर्स के बारे में बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, स्टेट डिपार्टमेंट्स के स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो सभी लोग भी पार्ट होते हैं आपके जीएसटी काउंसिल के। मेंबर नॉमिनेटेड बाय द ईच स्टेट गवर्नमेंट टिपिकली इन चार्ज ऑफ द फाइनेंस और टैक्सेशन। तो इस तरीके से जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन होता है और एक वाइस चेयरमैन भी इलेक्ट होता है समटाइम। ठीक है, अंडर द आर्टिकल 279A सब क्लॉज 3। तो इस तरीके से जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन होता है। अब कोई भी सजेशन आया, फॉर एग्जांपल बोला गया कि हमें यहाँ पर जो 3 कैंसर की ड्रग है, 3 कैंसर ड्रग्स है उस पे जीएसटी को
रिमूव करना है, एग्जम्प्ट करना है। तो इसके लिए आपने प्रपोजल लाया, प्रपोजल लाने के बाद इसमें वोटिंग होती है, ठीक है। वोटिंग का परसेंटेज 1/3 राइट या 1/3 आपकी जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, एंड 2/3 पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास आपको वोटिंग पावर्स देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वोट करती है उसके बाद कोई भी रिकमेंडेशन को अप्रूव किया जाता है इन द जीएसटी काउंसिल। नाउ बात करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जीएसटी रेट आर ज्वाइंटली डिटरमाइंड बाय द स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द जीएसटी काउंसिल मीटिंग। जीएसटी काउंसिल मीटिंग का बेसिकली काम क्या होता है, रिकमेंडेशन करना कि जीएसटी को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, किस प्रोडक्ट में कितने परसेंटेज का जीएसटी होगा, एटसेट्रा। ये सब रिकमेंडेशन करने का काम जीएसटी काउंसिल करती है। डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ नो लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट फॉर द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोटिंग शेयर होता है वो 1/3 ऑफ टोटल वोट्स होता है, वहीं 2/3 आपको शेयर्स सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का देखने को मिलेगा। डन। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी अप्रूवल दिया जाता है इन द जीएसटी काउंसिल मीटिंग। डन। तो ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, ये कैसे यहाँ पे जीएसटी काउंसिल ऑपरेट होती है, कितने मेंबर होते हैं, वोटिंग पावर्स क्या होती हैं, एटसेट्रा। नाउ बात करते हैं 54 जीएसटी काउंसिल की हाइलाइट्स के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस यहाँ पर आए हैं। तो फर्स्ट वन इज जीएसटी काउंसिल रिड्यूस रेट ऑन द कैंसर ड्रग फ्रॉम 12% टू 5%। यहाँ पर 3 कैंसर रिलेटेड ड्रग्स हैं, उसमें जीएसटी को रिड्यूस किया गया है फ्रॉम 12% टू 5%। पहला तो ये काम किया गया है। नेक्स्ट है जो नमकीन वगैरह होते हैं, सो नमकीन में भी जीएसटी को रिड्यूस किया गया है फ्रॉम 18% टू 12%। तो यहाँ पे 12 टू 5 और यहाँ पर 18 टू 12% रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं मोटरसाइकिल सीट्स। तो यहाँ पर हमारी जो मोटर बाइक होती हैं, हमारी जो मोटर बाइक्स होती हैं उनकी जो सीट्स होती हैं, सीट्स में अगर आप देखेंगे तो जीएसटी इंपोज किया जाता है कितना, 28%। जबकि यहाँ पे जो कार है, कार की सीट्स में जो जीएसटी इंपोज किया जाता है इट इज 18%। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि हम बाइक और कार दोनों को यूनिफॉर्म करते हैं, तो हमने कार में भी जीएसटी को इंक्रीज कर दिया है 18% से 28%। तो कार एंड मोटरसाइकिल की जो सीट्स हैं उसमें जीएसटी आपको देखने को मिलेगा 28% इंक्रीज किया गया है फ्रॉम 18%। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है पैसेंजर हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्पेशली ये बोला, जैसे कि जो रिलीजियस पर्पस के लिए, जैसे कि केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, आपका जम्मू एंड कश्मीर में वैष्णो देवी जी के दर्शन हो गए, तो उसमें आपको हेलीकॉप्टर सर्विसेज देखने को मिलती हैं। तो वो जो पैसेंजर सर्विसेज है उसमें जीएसटी को रिड्यूस किया गया है 5%। बट यहाँ पर जो आपके चार्टर्ड हेलीकॉप्टर है, आप प्राइवेटली बुक कर रहे हो, तो उसमें आपका जीएसटी सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखा गया कि पैसेंजर हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट जीएसटी ऑफ 5% ऑन द हेलीकॉप्टर passenger transport on the seat sharing basis and 18% GST for the helicopter charter। तो यहाँ पे जो आप रिलीजियस पर्पस के लिए आप शेयरिंग बेसिस पे जब हेलीकॉप्टर को यूज कर रहे हैं तो आपको 5% जीएसटी लगेगा। अदरवाइज अगर आप प्राइवेटली चार्टर्ड हेलीकॉप्टर यूज करते तो 18% जीएसटी आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर जैसे कि आप लोग जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या कभी हम किसी मर्चेंट की शॉप पे, फॉर एग्जांपल गोल्ड स्मिथ की शॉप पे हम जाते हैं और फॉर एग्जांपल हमने गोल्ड का वहां से कुछ परचेज किया, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस का हमने वहां से प्रोडक्ट को परचेज किया, तो आपने कई बार सुना होगा वो आपसे पूछता है कि आप कार्ड से पेमेंट करेंगे या कैश में ट्रांजेक्शन करेंगे। और अगर आप समटाइम जब रिस्पॉन्स करते हैं कि मैं आपको कार्ड में ट्रांजेक्शन करूंगा, कार्ड से पैसे दूंगा, तो वो बोलता है कि एडिशनल 2% लगेगा क्योंकि जीएसटी कटेगा। ऐसा आप लोग ने सुना होगा मे बी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम तो कैश दे देंगे, बिल मत बनाओ, इस तरीके से सारी बातें होती हैं। होता है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे जब आपके ट्रांजैक्शन 2000 रुपीज से ज्यादा होते हैं तो उस पे क्या लगता है, आपका जीएसटी लगता है। और वो जीएसटी किसे पे करना होता है, जो आपका शॉपकीपर है उसे पे करना होता है। तो वो शॉपकीपर बड़ा चालाक होता है, वो कस्टमर को बोलता है कि अगर आप कार्ड से पेमेंट करोगे 2000 रुपीज से ऊपर का पेमेंट है तो मैं आपको एडिशनल 1% या एडिशनल 2% आपसे चार्ज लूंगा। ऐसी बातें आपने अक्सर सुनी होंगी, ठीक है। तो जीएसटी ऑन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अप टू 2000 रुपीज टू बी रिफर्ड टू द फिटमेंट कमिटी। यहां पर देखिएगा एक कमेटी बनाई गई है
फिटमेंट कमेटी इसका नाम है, और जिसको चेयर कौन करेंगे, जिसको हेड करेंगे उत्तराखंड के फाइनेंस मिनिस्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल। और ये फिटमेंट कमेटी क्या करेगी, वो देखेगी कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अबव 2000 रुपीज उसमें तो टैक्स लग ही रहा है, लेकिन जो अप टू 2000 या बिलो 2000 रुपीज के जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्या उसमें जीएसटी लगना चाहिए, अगर लगना चाहिए तो कितना परसेंट लगना चाहिए। तो ये सारे रिकमेंडेशन देने के लिए यहां पर एक फिटमेंट कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है ड्यूरिंग दिस मीटिंग। नेक्स्ट है, फिर यहां पे आप देखेंगे एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म किया गया है टू डिसाइड फ्यूचर ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस। अब देखिएगा, जब हमारी कंट्री में 1 जुलाई 2017 में अगर आप देखेंगे, जब हमने अपने देश में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था, तो जीएसटी को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि हमको तो इससे लॉसेस होंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप इसको इंपोज तो करो, जो भी लॉसेस होंगे उसको हम देख लेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप स्टेट्स को कि आप जीएसटी को इंपोज कीजिए, जो भी लॉसेस होंगे उसको हम बियर करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे जो जीएसटी में लॉसेस हुए थे स्टेट गवर्नमेंट को, उनको कंपनसेट किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनसेट तो किया, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फंड कैसे आया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जीएसटी सेस इंपोज किया था। सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स आप सेस कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान एक इनिशिएटिव हमारी कंट्री में चल रहा है, जिसके लिए फंड की जरूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स ऑन टैक्स लगा देती है। आप लोगों ने देखा होगा जो बिल वगैरह हम रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, कोई हमने बिल लिया, उसमें लिखा होता है ना कि सेस लगा है यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का। तो लाइक दिस, तो जीएसटी सेस को इंपोज करना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट इस जीएसटी सेस का जो भी कलेक्शन हुआ है उससे कंपनसेट किया किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन बीच में क्या हो गया, बीच में आ गया कोविड, एंड कोविड के समय क्या हुआ, कोविड के समय बर्डन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जो जीएसटी सेस है इसको हम 2026 तक एक्सटेंड करते हैं। तो अभी हमारी कंट्री में जीएसटी सेस लिया जाता है टिल 2026 लिया जाएगा। फिर 2026 के बाद क्या सेस को रखना चाहिए, क्या इसको रिमूव कर देना चाहिए, अगर रखना है तो कितने परसेंटेज रखना है, ये सारी रिकमेंडेशन देने के लिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन किया गया है ड्यूरिंग द 54 जीएसटी काउंसिल। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। डन, चलिए नेक्स्ट है, और क्या बोला गया है। एक्चुअली नितिन गडकरी जी जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ समय पहले निर्मला सीतारमण जी को एक लेटर लिखा था, जिसमें कहा था कि ये जो लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी है वो सही नहीं है, क्योंकि लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी का मतलब है कि आप हेल्थ सेक्टर में जीएसटी लगा रहे हो। तो यहां पर आपको लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी को एग्जम्प्ट कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, तभी हमारी कंट्री में जीएसटी जो आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा, और हमारा टारगेट है 2047 का, करेक्ट है। तो यहां पर देखो अगेन एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन किया जाएगा, जो कि यहां पे देखेगा क्या हमें लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी लगाना चाहिए, ठीक है, क्या हमें इसे एग्जम्प्ट कर देना चाहिए, अगर लगाना चाहिए तो कितना परसेंट लगाना चाहिए, ठीक है। या फिर यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि जैसे कि सीनियर सिटीजन है, कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है, तो उन वो लोग जो भी लाइफ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं उसमें जीएसटी इंपोज ना किया जाए, तो ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पर भी किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द जीएसटी ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस विद अ रिपोर्ट ड्यू टू बाय द अक्टूबर 2024, और ये अपनी रिपोर्ट कब देंगे, अक्टूबर 2024 में ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है इसमें आप देखेंगे बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मेघालय, गोवा, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, मतलब कई सारे स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं या उनके जो नॉमिनेटेड पर्सन हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, और ये लोग अपनी रिपोर्ट को अक्टूबर 2024 में प्रेजेंट करने वाले हैं। करेंटली अगर देखते हैं करंट का सिनेरियो क्या है, तो करेंटली अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट या फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसमें आपको 18% जीएसटी देखने को मिलता है। तो क्या इसको रिड्यूस करेंगे, हटा देंगे, जो भी होगा वो फर्दर हमको पता चलेगा जब नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नवंबर में होगी, तो नवंबर में हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इज दैट क्लियर, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट है, अब बात करते हैं यहां पर हम जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ई इनवॉइस मैंडेट में सून कवर B2C ट्रांजैक्शन। अभी जो आपकी जो इनवॉइसिंग या ई इनवॉइस होता है वो केवल और केवल B2B ट्रांजैक्शंस में होता है, इसको बहुत जल्दी फेज्ड मैनर में B2C ट्रांजैक्शंस में भी लाया जाएगा।
अब ये क्या बात बोली जा रही है, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं और अगर आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है, आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपीस से अबव है, आप कोई बिजनेसमैन है और आपका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ रुपीस से अगर अबव है, तो इस केस में मैंडेटरी है कि आपका यहाँ पे जो B2B ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें ई इनवॉइसिंग होती है। ठीक है, ये अभी केवल और केवल B2B के लिए है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस के लिए है। अब बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब B2C के लिए भी इसको लाया जाएगा, ये बात यहाँ पे कही गई है इन द फेज्ड मैनर। ओके, तो जीएसटी काउंसिल में ये भी डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, DGCA अप्रूव फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स एग्जम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी। तो यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं फ्लाइंग से एसोसिएटेड, उसमें जीएसटी को एग्जम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है R&D। तो R&D की बात करते हैं, आप सभी को पता ही होगा कि जैसे कि अगर हम बात करें अपनी टोटल जीडीपी का, ओनली 0.64% हम अपने R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ यूनिवर्सिटी है और इस XYZ यूनिवर्सिटी को 1 करोड़ रुपए ग्रांट प्रोवाइड किया है या 1 करोड़ रुपए यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया है फॉर R&D, तो इस पे आपको जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी एग्जम्पशन की बात यहाँ पे की गई है, एग्जम्पशन फॉर द गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट फंडेड रिसर्च एंड द डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, द न्यू सिस्टम फॉर जीएसटी इनवॉइस मैनेजमेंट फ्रॉम द 1 अक्टूबर से इम्पोज किया जाएगा। नेक्स्ट बात क्या बोली है, यहां पर बात कही गई है अबाउट द आरसीएम। आरसीएम का क्या मतलब होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, तो देखेंगे सिंपल सी बात है। अभी क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक कंज्यूमर हूं और कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर यहाँ पे जीएसटी पे कर रहा है सप्लायर को, एंड सप्लायर फिर गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर रहा है, तो सम टाइम यहाँ पे लीकेज हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर फंड सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव नहीं हो पाता, तो यहाँ पर अब डायरेक्टली रिसीवर जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर पाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। ठीक है, ये बात यहां पे कही गई है, टू ब्रिंग रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन टू द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू प्रिवेंट रेवेन्यू लीकेज। तो यहाँ पे जो रेंटल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है, उसमें जो रेंटल या जो आपका कह सकते हो कि एक तरीके से रिसीवर है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। ये बात यहां पर कही गई है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक और बात कही गई है अबाउट द रियल एस्टेट। क्या बात की गई है रियल एस्टेट के रिस्पेक्ट में, तो रियल एस्टेट के रिस्पेक्ट में ये बात की गई, यहां पर भी एक जीओएम को फॉर्म किया गया है, मतलब आपका ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म किया गया है जो कि रिव्यू करेगी कि यहाँ पर जो आपके रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी टैक्सेस है उसको हमें कैसे मेजर करना है। फॉर एग्जांपल अभी का सिनेरियो मैं बताती हूँ, जैसे कि आपका जो लैंड होता है उसमें आपको कोई टैक्सेस नहीं लगते, आपने उस जमीन पे जो घर बनाया है उसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 लाख रुपीस का एक घर कंस्ट्रक्ट किया है और जिस लैंड पे इस घर का कंस्ट्रक्शन किया है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीस है, तो यहाँ पर 3 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख रुपीस, तो मुझे 2 लाख रुपीस पे यहाँ पर जीएसटी या फिर टैक्स देना पड़ेगा। अभी का ये सिनेरियो है, और जो लैंड का प्राइस होगा ये क्या होगा, आपके घर का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसका 1/3। जैसे कि 3 लाख रुपीस में मेरा घर था, तो 3 लाख का अगर मैं 1/3 निकालूंगी तो इट इज 1 लाख रुपीस, तो 1 लाख रुपीस को कंसिडर किया जाएगा एज अ लैंड रेट। ठीक है, अभी फिलहाल ये सिनेरियो है, पर प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोई 2 स्टेट्स ले लिए। फॉर एग्जांपल मैं एमपी से हूं तो मैंने एक एमपी ले लिया, और मैं मुंबई में रहती थी तो मैंने मुंबई ले लिया, राइट। तो मुंबई में हम सभी को पता है कि वहां पे रेंटल कितना ज्यादा है, रियल एस्टेट के प्राइसेस कितने ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल एमपी में मैंने 3 लाख रुपीस का घर बनाया, ठीक है, और मुंबई में मैंने एक प्लॉट लिया जो 3 लाख रुपीस का था फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, मिलता तो नहीं है पर ठीक है चलो ले लिया, और यहां से मैंने 1/3 इसका निकाला विच इज 1 लाख रुपीस, तो 1 लाख रुपीस इसमें से माइनस कर दिया, 1 लाख रुपीस माइनस कर दिया, इट इज 2 लाख रुपीस का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन एमपी में जो प्रॉपर्टी के प्राइजेस है, हो सकता है ये प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो 50,000 हो, मे बी पॉसिबल ना, मे बी पॉसिबल। तो यहाँ पे जो एमपी वाला है उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो मुंबई वाला है उसको लॉसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो जीओएम का फॉर्मेशन किया जाएगा वो ये रिव्यू करेगी क्या यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए प्रॉपर्टी के जो लैंड रेट है उसको डिसाइड करने के लिए क्या हमें ज्योग्राफिकली लोकेशन को भी एक फैक्टर बनाना चाहिए। इसको रिव्यू करने के लिए भी जीओएम को फॉर्म किया गया है अंडर दिस काउंसिल मीटिंग। डन। तो इस तरीके से ये जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस हमने डिस्कस किए, जो भी डिसीजन यहाँ पर लिए गए हैं।
आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे, कमेंट करना नहीं भूलेंगे एंड लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड पहली बार आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सब्सक्राइब तो करना है। अब बात कर लेते पीडीएफ। तो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। कहां पर अवेलेबल होगी? तो आपको अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पर ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन में। आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम, जहां पर मैं इस काउंसिल की मीटिंग का पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है? जब आप एप्लीकेशन पे विजिट करते हो तो आपको नाबार्ड फेज 2 एंड आरबीआई फेज 2 के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जो डेफिनेटली बेनिफिशियल होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो आप यहां पर भी एनरोल हो सकते हैं। आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।